गुड इवनिंग बच्चों लोग, कैसे हो आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। अप्रैल अटेम्प्ट में अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट सीरीज में हम लोग एक बहुत ही अच्छा सवाल लेकर आए, जो कल के यानी जो ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट सीरीज 7 का पार्ट था हमारा। जो सवाल हमने वहां पर लिया था, उसी सवाल का हम आज एक और वेरिएशन लेकर आए। कल के लेक्चर में हमने एक सवाल लिया था, उसके 3 से 4 वेरिएशन आपको करके दिखाए थे। आज हम उसी सवाल को फिर से लेते हैं, उसका एक वेरिएशन लेते हैं और उसके देखते हैं किस तरीके से वेरिएशन AIEEE 2011 में आया, कैसे ही उसका एक वेरिएशन 2019 में आया, और एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल सरप्राइज आपके लिए लास्ट में रहेगा वीडियो के। तो आज का सवाल भी एक 1980 का क्लासिक क्वेश्चन है, विंटेज क्वेश्चन है। और जैसा कि मैंने कल भी कहा था, कॉन्सेप्ट्स चेंज नहीं होते हैं, सवाल हो सकता है चेंज हो जाए, और आज हम उसी चीज को देखेंगे। द अंडरलाइन डीएनए, किसी भी सवाल का जो डीएनए है वो चेंज नहीं होता है, वो वही रहता है। हो सकता है वो किसी नए कपड़े में आ जाए, हो सकता है वो किसी नए वैल्यूज के साथ आ जाए, बट द बेसिक डीएनए रिमेन्स द सेम, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे। चलिए आज हम लोग इस सवाल को देखते हैं। इससे पहले कल का जो सवाल था उसको एक मिनट के अंदर रिकैप कर लेते हैं। कल हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि इफ A1, A2, A3 till AN are in AP, where each AI is greater than 0 for all I, then 1 upon A1 अंडर रूट में, A2 अंडर रूट में, प्लस 1 upon A2 अंडर रूट प्लस A3 अंडर रूट प्लस 1 upon A3 का अंडर रूट प्लस A4 का अंडर रूट। इट गोज ऑन टिल 1 upon an plus an minus 1 both under root में is equal to n minus 1 into an अंडर रूट में प्लस a1। ये हमने कल रिजल्ट डिराइव किया था, और इसके कल हमने कई सारे वेरिएशन देखे थे। ये हमारा ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट सीरीज पार्ट 7 का फर्स्ट क्वेश्चन था। इसी पर हमने अपने आगे के क्वेश्चन वेरिएशन देखे थे। इसी का अब एक दूसरा वेरिएशन ले रहे हैं। यहां पर हम देखिए, मैं इसको क्यों लिखा है सवाल को, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए यहां पर ये सवाल में हमको यहां पर एडिशन दे रखा है और अंडर रूट में दे रखा है। एडिशन, एडिशन ऑफ टर्म्स इन द डिनोमिनेटर, एडिशन ऑफ टर्म्स इन डिनोमिनेटर, आंसर कम्स इन द फॉर्म ऑफ एडिशन इन डिनोमिनेटर, और यहां पर n-1 दे रखा है। अब देखिए यहां पर सारी चीजें फिर से डिनोमिनेटर में हो रही हैं। यहां पर A1 और A2 दे रखा है, बट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट इन डिनोमिनेटर। यहां पर भी वही दे रखा है, यहां पर भी प्रोडक्ट दे रखा है, यहां पर भी प्रोडक्ट ही आ रहा है। यहां पर A1 और AN आ रहा है, यहां पर भी A1 और AN आ रहा है, ऊपर n-1 आ रहा है। यानी ये कहीं ना कहीं सवाल इसी सवाल का एक वेरिएशन है, और जो इनका डीएनए है वो सेम है। डीएनए रिमेन्स द सेम। ये बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा, आईआईटी आपके उसी चीज को चेक कर रहा है कि आपने किसी कॉन्सेप्ट को कितना अच्छे तरीके से समझा है। एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर किसी भी तरीके से आपसे पूछा जाए आप कर लोगे। इस सवाल में हमने क्या किया था? इस सवाल में हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया था, A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to A4 minus A3. It goes on till an minus 1 is equal to t। ये हमारा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट था, जो कि इस सवाल में हमने यूज किया था। अब हम इसको भी इसी सवाल में यूज करते हैं, कैसे वो हम आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। यहां पर हमको दे रखा गया है, मैं इसको पहले थोड़ा लिख लेता हूँ, 1 upon A1 A2 plus 1 upon A2 A3 plus 1 upon A3 A4। It goes on till 1 upon an minus 1, और ये हमको दिखाना है n minus 1 A1 AN के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। हमने कल के में क्या किया था? हमने d का इस्तेमाल किया था। यहाँ पर फिर से हम वही चीज लेकर आते हैं। A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to A4 minus A3 is equal to A5 minus A4। It goes on till an minus 1 is equal to d, where d is the कॉमन डिफरेंस। ये हमें देखना होगा। ठीक है, ये यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब देखिए, अब हम इसमें करेंगे कैसे।
मैं इसको पहले टर्म को लेता हूं। जैसे हमने कल भी क्या किया था, इंस्टेड ऑफ रैशनलाइजिंग द एंटायर एलएचएस, हमने एक पर्टिकुलर टर्म को लिया था, वी डिड आवर डाइसेक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट और उसके बाद हमने उसको जनरलाइज कर दिया। हम यहां पर इसको लेते हैं 1/a1 a2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्यों लिखा है वो भी मैं अभी आपको इतना क्लियर करता हूं। देखिए a2 माइनस a1 क्या है, वो d के बराबर है ना, तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये मैंने d लिख दिया, यहां लिखा a2 माइनस a1 अपॉन a1 a2, यानी 1 अपॉन d। अगर मैं इसको टर्म्स को सेपरेट कर लेता हूं तो a1 a2 माइनस a1 अपॉन a1 a2 किया, दिस विल गिव मी 1 अपॉन d, दिस विल गिव मी 1 अपॉन a1 माइनस 1 अपॉन a2। ये चीज मुझे मिल गई, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी हमें करना क्या है, हमें एलएचएस में 1 अपॉन डी इंटू डी इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमें बहुत कुछ नया देखने को मिल जाएगा। चलिए करके देखते हैं। यहां पर लिखा जा सकता है डी अपॉन डी 1 अपॉन a1 a2 प्लस 1 अपॉन a2 a3 प्लस 1 अपॉन a3 a4, इट गोज ऑन टिल 1 अपॉन an माइनस 1। देखिए हमने ये चीज यूज की थी, ये डी बाहर था, तो इस डी को हम बाहर ही रखेंगे, इसको हम अंदर ले जाते हैं। दिस विल गिव मी 1 upon d upon a1 a2 plus d upon a2 a3 plus d upon a3 a4 plus d upon an minus 1 upon d. This will give me a2 minus a1 upon a1 a2. This will give me a2 a3 है, तो यहाँ पर a3 minus a2 ले लूंगा, a2 a3, यहाँ पर a3 a4 दे रखा, तो a4 माइनस a3 अपॉन a3 a4 हो जाएगा। इट गोज ऑन, यहाँ पर an और an माइनस 1 दे रखा, तो an माइनस 1 अपॉन an माइनस 1 हो जाएगा। दिस विल गिव मी 1 अपॉन d। यहाँ पर हो जाएगा, जब मैं टर्म को सेपरेट करूंगा तो यहाँ मुझे मिल जाएगा 1 अपॉन a1, a2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ a1 कैंसिल होकर a2 दे देगा, यहाँ मुझे 1 अपॉन a2 दे देगा, यहाँ पर मुझे माइनस 1 अपॉन a3 दे देगा, यहाँ पर मुझे 1 अपॉन a3 देगा, माइनस 1 अपॉन a4 देगा। इस तरीके से चलते हुए हम यहाँ पर आएंगे 1 अपॉन an माइनस 1 माइनस 1 अपॉन an। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से टर्म्स कैंसिल हो जा रहे हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर a2 से कैंसिल, a3 कैंसिल, इस तरीके से कैंसिल होते जाएंगे, ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा। हमें यहाँ मिल जाएगा 1 अपॉन d 1 अपॉन a1 माइनस 1 अपॉन an, ये हमको मिल गया। चलिए अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ऑलमोस्ट हमको वही चीज मिल गई जो हमको पिछले सवाल में मिली थी, यानी कल के सवाल पर। देखिए इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन d an माइनस a1 an। अब गौर से देखिए, ये वाला पार्ट तो हमारे पास सवाल में दे रखा है, यानी अब हमें इस वाले पोर्शन में कुछ चेंज करना होगा। an क्या है, an है हमारा nth टर्म, और nth टर्म का फॉर्मूला हम जानते हैं होता है a प्लस a1 प्लस n माइनस 1 d। इसको लिखा जा सकता है a1 प्लस n माइनस 1 d माइनस a1 अपॉन d a1 an। This will cancel with this, this will cancel with this, I will get n minus 1 a1 an। तो ये हमारा आंसर आ गया जो हम लाना चाह रहे थे। ये देखिए ये 1980 का एक क्लासिक है। मैंने कल भी कहा था कि जो क्लासिक क्वेश्चंस हैं वो कभी पुराने नहीं होते, वो रूप बदलकर आपके सामने आ जाएंगे, बट जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट होगा वो कहीं पर भी चेंज नहीं होने वाला है, ये हमें ध्यान रखना होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो आया है AIEEE में 2011 में। AIEEE 2011 का ये क्वेश्चन है। सवाल हम लोग अगर पढ़ लेते क्या दे रखा है, फिर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके आया था AIEEE में, और स्टैंडर्ड बुक्स में कुछ और दे रखा रहता है, उस पर हम डिस्कशन करते हैं। हमको दे रखा गया A1 A2 till AN are in AP such that S10
and S15 are 39, S10 is 155 and S15 is equal to 390. Find the value of this particular term. अब गौर से देखिए ये क्या दे रखा है, ये है A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस A3 A4 टिल A10 A11, ये दे रखा है। और अगर गौर से देखा जाए तो ये क्या है, ये वेरिएशन है 1980 क्लासिक का, जो हमारा विंटेज क्वेश्चन था। उसमें क्या दे रखा था, उसमें दे रखा था n, और हमारा आंसर क्या था n-1 अपॉन a1 an। यहाँ पर n की वैल्यू क्या दे रखी गई है, यहाँ पर n की वैल्यू दे रखी गई है n, यहाँ पर आपके लास्ट टर्म हो जाएगा, ये n से मत कंफ्यूज कीजिएगा, हमारा वहां पर लास्ट टर्म। अगर गौर से कीजिए पिछले सवाल में कैसे चलते हैं, उसको रिविजिट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो n यहाँ पर आया था वही n यहाँ पर आया है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये n और ये n सेम है। ये वाला सबस्क्रिप्ट n और ये n, ये जो सबस्क्रिप्ट में यूज हुआ है, और ये वाला n जो न्यूमरेटर में यूज हुआ है, ये दोनों बराबर है, ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये तो सवाल गलत होने के पूरे चांसेस हैं। देखिए अब n क्या हो गया, 11-1 अपॉन a1 an, 10 अपॉन a1 an, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। n की वैल्यू क्या है, इसको इस तरीके से लिख लें, हमें पता है 10 अपॉन a1 a11, ये हमारा डायरेक्टली फ्रॉम 1980 रिजल्ट आ गया। यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, अगर हम इसको सॉल्व करने बैठ गए या इसको सॉल्व करने में लग गए तो पूरा सवाल इसी में निकल जाएगा, ठीक है। ये एक टाइम वेस्टिंग स्टेप हो जाएगा अगर हमें 1980 के स्टेप के बारे में नहीं पता है। अभी देखिए हमको ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये हमें पता है क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स से होता है, ये हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स हो जाएगा। अभी हमें इससे a की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है, मैंने a की वैल्यू निकालनी है और हमें d की वैल्यू निकालनी है। अगर ये हमें मिल जाएगा तो हमें a1 मिल जाएगा, a11 मिल जाएगा, क्योंकि a11 की वैल्यू क्या होगी, a प्लस 10d, ये हम निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसको हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह यूज करना है, जो कि 1980 का स्टैंडर्ड रिजल्ट के फॉर्म में दे रखा है। वहां हमने प्रूफ किया, उस समय सब्जेक्टिव एरर था, इसलिए सब्जेक्टिव फॉर्म में हमको प्रूफ करने के लिए कहा गया था। अब उसकी एप्लीकेशन आ रही है, इसको हम एक तरीके से और कह सकते हैं, ये है एप्लीकेशन ऑफ 1980 क्लासिक, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो हम लोग एक बार समझ ले, क्या क्या दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है S10 इज इक्वल टू 155, S15 दे रखा है हमको 390 यानी 390, और उसके बाद हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए कही गई है, वो हम निकाल के देख चुके हैं पहले, वो 10 अपॉन a1 a11 आ रही है, यानी इससे हमें निकालना पड़ेगा a1 की वैल्यू एंड a11 की वैल्यू और d की वैल्यू, ताकि a11 हमको मिल जाए। तो ये हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है, इसी से हम आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर स्टैंडर्ड बुक्स में आपको इसकी जगह पे 390 की जगह पे 465 मिल जाएगा। आप देखेंगे इस सवाल को, ये दे रखा होगा, इस 465 के कारण क्या होता है कि हमको आंसर में इंटीजर्स मिल जाते हैं। अभी जो हम सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि हमारे पास जो भी a और d की वैल्यू आएगी वो फ्रैक्शंस के फॉर्म में होगी, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि फ्रैक्शंस के फॉर्म में कैसे करेंगे, और वो फ्रैक्शंस जनरली कैंसिल आउट भी नहीं हो रहे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। देखिए हमको दे रखा गया है S10 is equal to 155 and S15 is equal to 390। हम AI की वैल्यूज को ही लेकर चलेंगे, हम स्टैंडर्ड बुक्स वाली वैल्यू को नहीं ले रहे हैं। देखिए Fn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये पता है। S10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 155 इज इक्वल टू 10/2 इज इंटू 2a प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू 10 है तो ये हो जाएगा 9 इंटू d
This will give me 155 is equal to 5 into 2a plus 9d, यानी ये अगर कैंसिल होगा तो 31 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। ये हमारा पहला पार्ट आ गया। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, S15 इज इक्वल टू 390 इज इक्वल टू 15 बाई 2, 2a प्लस 15 है तो यहाँ हो जाएगा 14d। दिस विल गिव मी, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 390 15 के बाद आ जाएगा यहाँ पर 2 में छोड़ देता हूँ क्योंकि यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको 15 बाई 2 ही रहने दीजिए, इंटू 2a प्लस 14d। दिस विल कैंसिल इट इंटू 26। ये आप इसको चेक कर सकते हैं, ये 26 देगा यहाँ पर। तो करके भी देख लेते हैं, 26 इंटू 15, 3 30 6 2 0 9 3 90 आ गया। यह दे देगा मुझे 52 इज इक्वल टू 2a प्लस 14d। ये हमारा 2 आ गया। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करते हैं। ये मुझको दे देगा 31 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d, 52 इज इक्वल टू 2a प्लस 14d। माइनस करके देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर मुझे दे देगा ये 21। तो दिस विल गिव मी 21 में द माइनस साइन और यहाँ पर मुझको दे देगा 5d माइनस साइन के साथ। दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 21 5/5। तो ये हमारा d की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब हमें a की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से आ जाएगा 31 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। 31 is equal to 2a plus 9 into 21 by 5। इसमें यदि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 155 is equal to 10a plus 21 into 9 9 and 18। This will give me 189, यानी 155 minus 189 is equal to 10a। This will give me minus 34, this will give me 10a, यानी a की वैल्यू आ जाएगी -17/5। यानी हमारे पास a की वैल्यू आ गई -17/5 एंड b की वैल्यू आ गई 21/5। तो मैंने उस समय कहा था ये फ्रैक्शंस के फॉर्म में आ रहा है। a हमारा ये आ गया तो a1 इसको कह देते, a11 क्या हो जाएगा, a1 प्लस n-1d यानी 17/5 विद अ माइनस साइन। 10 आ जाएगा क्योंकि n की वैल्यू 11 है, d की वैल्यू आ जाएगी 21/5। दिस विल गिव मी -17/5 प्लस 210/5। दिस विल गिव मी 193/5। ये हमारे लिए क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए हमारा आंसर पहले पेज पर क्या आया था, वो आया था 10/a1 a11। आंसर दे रखा है हमें फाइनल, ये हो जाएगा 10/a1 into a11। 10 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ जाएगा a1 की वैल्यू आ जाएगी -17/5 माइनस 17/5 इंटू 193/5। दिस विल गिव मी 10 into 5 into 5 अपॉन -17 into 193। This will give me 250 in numerator minus 17 into 193। तो ये कुछ आंसर हमारा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने जो 1980 का सवाल था, जो क्लासिक सवाल था, उसको हमने डायरेक्टली अप्लाई किया। अगर सोचिए हमें वो सवाल नहीं पता होता है, हमें उसका डीएनए नहीं पता होता, तो हमें यहाँ पर एक लेंदी साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता। एक लेंदी साइमल्टेनियस इक्वेशन था जिसमें फ्रैक्शंस इन्वॉल्व थे, तो सोचिए और कितनी डिफिकल्टी आ जाती, और उसके बाद आपको इसे भी सॉल्व करना होता। तो इसीलिए जो ओल्ड प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। सवाल बदल सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स नहीं बदल सकते। उस समय वो आपकी सब्जेक्टिविटी चेक करते थे, खाली ये सवाल पूछते थे, अब उसकी एप्लीकेशन पूछ रहे हैं। एग्जामिनेशन में बस थोड़ा सा ये चेंज आया है, सब्जेक्टिविटी से हम लोग एप्लीकेशन पार्ट पे आ गए हैं। अभी हम इसकी एक और अगले सवाल में बहुत ही खूबसूरत एप्लीकेशन देखेंगे।
तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। जैसे कि मैंने कहा था, कई बुक्स में S10 की वैल्यू ली जाती है 155 एंड S15 की वैल्यू ली जाती है 465। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो A एक इंटीजर आएगा, D एक इंटीजर आएगा, और उससे एक जो आंसर आएगा वो इंटीजर के फॉर्म में आ सकता है। तो आप लोग इसे एक बार अपने लेवल पे सॉल्व करके देख लीजिएगा कि क्या वैल्यू आ रही है। ये एक छोटा सा होमवर्क की तरह है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर मैं फिर से कहूंगा कि सारी चीजें, IIT इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन, हाउ वेल यू कैन विजुअलाइज द थिंग्स दैट हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम यू। विजुअलाइजेशन का ही सारा खेल है। इस सवाल को हमने देखा, हमें पता लगा कि ये 1980 का सवाल है और हमने इसको झट से यूज किया, फॉर्मूला रिजल्ट की तरह यूज किया, और हमने इस सवाल को, जो कि एक लेंदी सवाल में कन्वर्ट हो सकता था, उसको हमने शॉर्ट में कर दिया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल भी ऑलमोस्ट उसी लॉजिक पर है, सेम डीएनए है। मैं बार बार कहता हूँ डीएनए सेम रहता है, वेरिएशंस हो सकते हैं सवाल में। इफ A1 A2 till AN are an AP and A1 is equal to 1 and AN is equal to 300 and the sum of the series is 3010 3010, then find this। अब फिर से इसको देखिए गौर से, तो क्या आ रहा है ये आ रहा है 1 अपॉन A1 A2 प्लस 1 अपॉन A2 A3 plus 1 upon A3 A4, it goes on till an minus 1, ये दे रखा है। यानी ये चीज जो दे रखी है, ये भी लास्ट सवाल है की तरह, वहां पर क्या आया था n minus 1 अपॉन an A1। ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह हो गया, स्टैंडर्ड फ्रॉम 1980 क्लासिक। यार इसमें तो कोई दिक्कत नहीं कि हमें इसे कैसे करना है, ये बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर हमको A1 दे रखा है 1, AN दे रखा है 300, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और हमको SN यानी S सम ऑफ सीरीज यानी SN तक दे रखा है 300। तो हमें अब निकालना पड़ेगा कि कैसे N की वैल्यू क्या आ रही है। पहले तो हमारा काम होगा N की वैल्यू निकालना, क्योंकि जब N की वैल्यू मिल जाएगी तो हम इसको निकाल सकते हैं। चलिए पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पर हमें पता है Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1d। अगर गौर से देखा जाए तो ये क्या है, ये nth टर्म ही तो है, यानी n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये भी होता है। यानी ये जो दे रखा है 3010, ये हो जाएगा n/2। A1 क्या है 1, AN क्या है 300, दिस विल गिव मी 3010 is equal to n/2 into 301, ये 10 दे देगा, यानी n is equal to 20। हमें n is equal to 20 मिल गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। यानी ये जो हमारा पूरा समेशन दे रखा है n going from 1 to n minus 1 दे रखा है, यानी 19 अपॉन into 1 upon ai plus 1 will give me A1 A2 plus 1 upon A2 A3 till A19 A20, ये दे रखा है। इसका सम क्या आना चाहिए एज पर आवर 1980 स्टैंडर्ड रिजल्ट, n minus 1 A1 A20। A की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 20 मैंने कहा था। इसके हिसाब से देखा जाएगा तो 19 इंटू A1 A20 आ जाएगा। A20 की वैल्यू क्या दे रखी है, अगर गौर से देखें तो 19 A1 है हमारा 1 और A20 दे रखा है 300, यानी 19/300 इज द आंसर। हमें इस पूरे सवाल में खाली एक चीज फाइंड करनी थी। अगर हमें वो 1980 का सवाल पता है तो हमें सिर्फ n की वैल्यू निकालनी थी। अगर हमने इसकी वैल्यू निकाल ली तो हमें d भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने उसके बिना ही सवाल कर लिया। तो ये वो 1980 का क्लासिक है। तो हमने क्या किया, हमने 1980 के क्लासिक को लिया, जो कि एक और क्वेश्चन का वेरिएशन था। टेलीस्कोपिक सीरीज का सवाल हमने कल किया था, उसका एक वेरिएशन था, वहां एडिशन में दे रखा था डिनोमिनेटर में, यहाँ हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में था। और हमने उसी सवाल को यूज करते हुए
1980 का सवाल लिया, उसको 2011 के सवाल से कनेक्ट किया, उसको 2019 के सवाल से कनेक्ट किया। मैं एक बार बताना भूल गया था, ये 2019 मेंस में क्वेश्चन आया है, तो ये इससे कनेक्ट किया। अब इस सवाल में मैं थोड़ी सी ट्विकिंग करता हूँ, ट्विकिंग का मतलब जरा सा एक चेंज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर n हमको क्या दे रखा है, n यहाँ पर 20 है, यानी n एक फिक्स्ड नंबर दे रखा है। सपोज मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, फाइंड द वैल्यू of the I going from 1 to n minus 1, 1 upon ai plus 1 when n tends to infinity। यानी हमें क्या निकालना होगा, इस सवाल को अगर लिखा जाए लिमिट के फॉर्म में, लिमिट एज n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन I गोइंग फ्रॉम 1 टू n minus 1 अपॉन ai plus 1, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब कैसे करेंगे इसको देखते हैं, ठीक है। हम लिमिट को बाद में लगाते हैं, पहले हम एक चीज ये देखते हैं, समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 टू n माइनस 1 इन समेशन है ai प्लस 1 का, दिस विल गिव मी n माइनस 1 अपॉन a1 an। अब हमें n की वैल्यू नहीं पता है, उस n से मत कंफ्यूज होइएगा जो हमारा 300 दे रखा है। यहाँ पर अब हमें दूसरे तरीके से करना होगा, ठीक है। n हमें पता नहीं है, a1 तो हमारा 1 है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं n माइनस 1 अपॉन 1 इंटू an, this will give me n minus 1 into a plus n minus 1 d, this will give me n minus 1 upon 1 into 1 plus n minus 1 d। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में n minus 1 से डिवाइड कर देते तो this will give me n minus 1 upon n minus 1 upon 1 upon n minus 1 plus n minus 1 upon n minus 1 d, this will give me 1 upon 1 अपॉन n माइनस 1 इन डिनोमिनेटर प्लस d। अब मैं इसका क्या करता हूं, लिमिट अप्लाई करता हूं, applying limits as n tends to infinity, this will give me limit as n tends to infinity 1 upon n minus 1 plus d, this will give me 1 upon d। अब जाकर d की वैल्यू आई है, यहाँ पर d जो है हमारा क्या है, वो कॉमन डिफरेंस है। यहाँ पर भी हमने जो लिया था ये कॉमन डिफरेंस था। चलिए अब हम निकालते हैं कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। हमें a20 दे रखा है पिछले वाले सवाल में, जो इसमें था a20 इज इक्वल टू a प्लस 19d आना चाहिए। a20 हमको 300 दे रखा है, a की वैल्यू 1 है, 19d 299 इज इक्वल टू 19d, d इज इक्वल टू 19, 299 by 19, therefore limit as n tends to infinity summation I going from 1 to n minus 1 of ai plus 1 is equal to 1 upon d is equal to 1 upon 299 by 19, this will give me 19 upon 299। so this is the answer। अब देखिए, अब हमें यहाँ पर एक चीज समझनी होगी कि ऐसा क्या हो गया कि जब हमारा आंसर चेंज हो रहा है तो डिफरेंस कैसे आ जा रहा है यहाँ पर, ये हमें थोड़ा सा एक बार समझना होगा। देखिए, यहाँ पर जब हम सवाल को सॉल्व कर रहे थे तो n की वैल्यू पर सारी चीजें डिपेंडेंट थी। कैसे, वो देखते हैं। देखिए, यहाँ पर सारी चीजें n की वैल्यू पर डिपेंडेंट है। ये जो दे रखा है ये n माइनस 1 की वैल्यू पर, n अगर 20 है तो यहाँ 19 आ जाएगा, n अगर 10 है तो कुछ और वैल्यू आएगी, n अगर 30 है तो कुछ और वैल्यू आएगी। तो यानी जैसे जैसे n चेंज कर रहा है, द वैल्यू ऑफ सम इज डिपेंडेंट ऑन n। n जैसे जैसे चेंज करेगा वैल्यू भी चेंज करती जाएगी। बट जो इसका लॉन्ग टर्म बिहेवियर है, लॉन्ग टर्म बिहेवियर का मतलब क्या हुआ, जब n इंफिनिटी की तरफ बढ़ रहा है तो वो सवाल को इफेक्ट करना बंद कर देता है और हमको एक वैल्यू दे देता है जो है हमारी 1/d के बराबर, यानी कॉमन डिफरेंस के बराबर। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि जो वैल्यू ऑफ सम है, वैल्यू ऑफ सम इज डिपेंडेंट ऑन n।
whereas the nature of sum depends on D. Nature of sum का मतलब ये हो गया कि how the question behaves, how this thing behaves at infinity. लॉन्ग टर्म में इसका क्या बिहेवियर होगा. तो यहां पर हो गया वैल्यू ऑफ सम, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, वो depends on n, whereas behavior of sum depends on D. यहां पर बस अंतर इतना है कि ये फिक्स्ड वैल्यू ऑफ n के लिए आ रहा है, ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर कैसे वो बिहेव करेगा उस पर आ रहा है. तो ये सवाल हमने 3 सवाल यहां पर देखे. पहला हमने 1980 का क्लासिक लिया जो हमारे ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट सीरीज 7 का एक वेरिएशन था. वहां पर एडिशन था, यहां पर मल्टीप्लिकेशन लिया. फिर हमने एक AI ट्रिपल का सवाल लिया, फिर 2019 का एक सवाल लिया और उसमें अपनी तरफ से एक ट्रेकिंग कर दी कि अगर फिक्स्ड n के बजाय हमको एक n जो इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है उसको देखा जाए तो क्या वैल्यू आएगी. तो आई होप ये आपको सवाल समझ में आया होगा. हम इसी तरीके से, हमारी टीम इसी तरीके से आपके लिए और अच्छे कॉन्सेप्ट्स लेकर आएगी और उसमें हम अपनी भी ट्विकिंग्स कुछ करेंगे, अपने भी कुछ सरप्राइजेस ऐड करेंगे. हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है इन सवालों को एक जगह पर लाने के लिए. हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है कनेक्ट द डॉट्स करने के लिए. कनेक्ट द डॉट्स करने का मतलब कि कैसे 1980 के कॉन्सेप्ट को यूज करके, उस डीएनए को यूज करके हम 2011 में भी सवाल अपने लिए आसान कर सकते हैं और 2019 में भी कर सकते हैं. और जब हम ये डॉट्स को कनेक्ट कर पाएंगे तो हमारी जो रैंक है वो कहीं नहीं जाएगी. हमें जो रैंकर बनना है वो पास्ट की बुनियाद पे करना है. एक स्टेटमेंट आप लोगों ने कई जगह पढ़ा होगा कि व्हेन वी लुक बियॉन्ड समथिंग वी हैव टू स्टैंड ऑन द शोल्डर्स ऑफ द जायंट्स. तो जो जायंट्स हैं वो हमारे ये सवाल हैं, ये विंटेज सवाल है और हमारी टीम ऐसे जायंट्स को खोज कर लेकर आएगी, ऐसे जेम्स को खोज कर लेकर आएगी. और अब हम ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट सीरीज में एक वेरिएशन कर रहे हैं कि अब हम एक ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट लेंगे और उसको कोशिश करेंगे कि आज के मॉडर्न एरा के सवाल से 40 साल 50 साल बाद उस सवाल का क्या हुआ है, कैसे वो आ सकता है, उसको देखेंगे. तो ये एक अच्छी जर्नी होने वाली है. आपका साथ, हमारा साथ मिलके हम कोशिश करेंगे कि आप अपने सपने को पूरा करें. हमारा सपना है आपका सपना और उसको पूरा करना. टिल देन, इट्स योर प्रोफेसर साइनिंग ऑफ. हैव अ गुड डे. बाय बाय.